हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, बोर्ड एक्सप्रेस में 12th स्टूडेंट्स के लिए आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बारी है, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या उप सहसंयोजन यौगिकों को हमें पढ़ना है आज के क्लास में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर उप सहसंयोजन यौगिक, ये इनऑर्गेनिक का हिस्सा है और इससे बेहतरीन 4 मार्क्स आपको एकदम सॉलिड मार्क्स मिलते हैं। इस चैप्टर से बहुत इजी क्वेश्चन है जिसको आप इजीली टैकल कर सकते हो बच्चों। तो उप सहसंयोजन यौगिक क्या होते हैं ये समझने से पहले हम थोड़ा सा आपको ले चलते हैं 11th में, जहां पर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा, अम्ल क्षारक लवण पढ़े, जिसमें सॉल्ट्स को आपने कैटेगराइज किया सिंपल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट एंड हाइब्रिड सॉल्ट्स में। तो वहां पे आपने डबल सॉल्ट क्या पढ़ा था, रिकॉल करने की कोशिश करिए। तो अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो आप ये पाएंगे कि हमने डबल सॉल्ट का मतलब ये पढ़ा था, इवन आपने 10th में भी बताया गया होगा, मैंने वीडियो अपलोड किया है एसिड बेस सॉल्ट में, आप जाके देख सकते हैं सॉल्ट्स की कैटेगरी। तो डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जब हम उनको लिक्विड स्टेट या सॉल्यूशन में ले जाते हैं तो वो उन सारे आयंस में डिकम्पोज हो जाते हैं, उन सारे आयंस में ब्रेक कर जाते हैं जिनसे वे मिलके बने होते हैं। और यही वजह है कि वे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का, अपने घटक आयनों का परीक्षण भी देते हैं। जैसे हमने बहुत फेमस एग्जांपल, आप पोटास एलम जानते हो, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये क्या है, एक डबल सॉल्ट है, एक द्विक लवण है। ये डबल सॉल्ट है। अगर इसको आप लिक्विड स्टेट में ले जाओगे, इसको सॉल्यूशन में ले जाओगे तो क्या होगा, 2 पोटेशियम आयन, 2 एल्यूमिनियम आयन एंड 3SO4 आयन यहां पे मिल जाएंगे, और साथ में वाटर तो अलग है ही। तो एलम क्या है, पोटास एलम इन तीनों आयन का टेस्ट देगा। मतलब द्विक लवण जो है, डबल सॉल्ट जो है, इनकी आइडेंटिटी केवल और केवल सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड और सॉल्यूशन में इनकी आइडेंटिटी नहीं होती है। हाइब्रिड सॉल्ट्स क्या है, देखिए हाइब्रिड सॉल्ट्स जो होते हैं वही एक तरह से उप सहसंयोजन यौगिक बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या समन्वय यौगिक बनाते हैं, है ना। तो हमें ये समझना होगा कि हाइब्रिड सॉल्ट्स क्या है या कॉम्प्लेक्सेस क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या है। तो हाइब्रिड सॉल्ट्स क्या है बेटा, ये भी मोर देन वन सिंपल सॉल्ट और कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, जैसे आपको याद हो, आपने इनऑर्गेनिक में ही पढ़ा होगा, अमोनिया को आप AgCl से रिएक्ट कराओ, अमोनिया को आप ZnSO4 से रिएक्ट कराओ, तो आपको कॉम्प्लेक्सेस मिले थे, है ना। तो आप क्या करते हो, कुछ सिंपल सॉल्ट्स को रिएक्ट कराते हो आप किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, तो आपको मिलते हैं हाइब्रिड सॉल्ट्स। हाइब्रिड सॉल्ट्स की खासियत क्या है, हाइब्रिड सॉल्ट्स की खासियत यह है कि इनकी आइडेंटिटी सॉलिड स्टेट में तो होती ही होती है, लिक्विड स्टेट और सॉल्यूशंस में भी होती है इनकी आइडेंटिटी। यानी कि ये उन सारे आयंस में ब्रेक नहीं होते हैं, उन सारे आयंस में डिकम्पोज नहीं होते हैं जिनसे वे मिलके बने होते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं हाइब्रिड सॉल्ट का, K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब ये IUPAC नेम नहीं है बच्चों, IUPAC नेम ही तो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिससे आप देखोगे, या तो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग आ जाएगी, उसके अलावा कुछ फुटकर छोटे मोटे टॉपिक हैं खुदरे, है ना, जैसे CFT, VBT या फिर आइसोमेरिन से क्वेश्चन उठा देता है, ठीक है। तो IUPAC नेम में नहीं लिखा गया, IUPAC नेम हम आगे बताएंगे आपको। इसको अगर आप देखो तो ये क्या है, 4K प्लस एंड FeCN6 बन गया, और यहां -4, ये पोटेशियम आयन और ये फेरोसाइनाइड आयन। गौर से अगर देखोगे बच्चों तो आप ये पाओगे कि यहां पे आयरन फेरस आयन है और ये साइनाइड आयन है, ये तो अलग नहीं हुए। अगर यही डबल सॉल्ट होता तो ये पोटेशियम अलग होता, साथ में फेरस और साइनाइड भी अलग होता, लेकिन नहीं, ये नहीं अलग हुए।
तो ये होती है खासियत हाइब्रिड सॉल्ट की। एक स्पेसिफिक पॉइंट यहाँ पे और है, एक मजेदार बात और है कि यहाँ पर आयरन और सीएन की जो बॉन्डिंग है उसी की वजह से इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उप सहसंयोजन यौगिक का नाम देते हैं। और वो खास टाइप की बॉन्डिंग क्या है कि यहाँ पहली बार आप देख रहे होंगे कि एक मेटल को एक नॉन मेटेलिक ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के जरिए उप सहसंयोजी बंधों के जरिए एक धात्विक समूह को, एक धात्विक परमाणु को, धात्विक आयन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा किससे? किसी अधात्विक समूह से, किसी नॉन मेटेलिक ग्रुप से। जैसे अगर इसको हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा मिलने वाला है 4k प्लस Fe, और ये जो Cn है बेटा ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, ऐसे कार्बन यहां से एक लोन पेयर देगा आयरन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए, समन्वयन बंध के जरिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि उप सहसंयोजन बंध के जरिए। ऐसे ही सारे के सारे Cn यहां पे अटैच्ड है ना, ये सारे Cn ऐसे ही जुड़े हुए हैं, यहां -4। तो यहां कार्बन और नाइट्रोजन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बन और आयरन के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड उप सहसंयोजन बॉन्ड, और इनके बीच आयनिक बॉन्ड, पोटेशियम आयन एंड फेरोसाइनाइड आयन के बीच में आयनिक बॉन्ड बना पड़ा हुआ है। अब समझिए बच्चों क्या है कि ये जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये मेटल है और ये नॉन मेटेलिक ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ये जो ग्रुप है जो इसको आप बोलते हो CMI, सेंट्रल मेटल आयन। कभी कभार ये एटम न्यूट्रल भी होता है तो आप सेंट्रल मेटल एटम भी लिख सकते हो, ठीक है, बट मोस्ट टाइम ये क्या होता है CM आयन ही होता है, सो इसको हम CMI नाम दे दिए। और ये जो नॉन मेटेलिक ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस आयरन को या किसी सेंट्रल मेटल को, इसको नाम देते हैं लिगैंड। ये सेंट्रल मेटल आयन और ये लिगैंड है बेटा। और ये जो बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उप सहसंयोजन बंध है। जितने उप सहसंयोजन बंध बने होते हैं उसको आप बोलते हो कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वयन संख्या। तो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वयन संख्या कितनी है? 6। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। जितने लिगैंड होंगे वो नहीं होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे होंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चों, ये ध्यान देना है आपको। फिर क्या है, जैसे यहां देखो एक आयरन है, दूसरा हिस्सा जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। जिस हिस्से में कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली बॉन्डिंग है उस हिस्से को आप बोलते हो बच्चों कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसको बोलते हो संकुल सत्व, हिंदी में संकुल सत्व या संकुल भाग। और ये संकुल सत्व जो है पैक किया गया है एक स्क्वायर ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको आप नाम देते हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या संकुल मंडल का नाम देते हो आप, ठीक है, संकुल मंडल। तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी एक कॉम्प्लेक्स के बारे में, एक संकुल के बारे में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। फिर इसके बाद बात आती है बेटा कुछ एक दो थियरीज हैं इनके बारे में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक थियरी है सिडविक थियरी, जो आप देखोगे बहुत बार आप अनसॉल्ड, जब अपना अनसॉल्ड मुझे लगता है अब तो बच्चे लगा ही रहे होंगे। आप लोग के पास इस समय जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है बेटा वो है अनसॉल्ड। जैसे मैंने देखा कुछ बच्चे जो है मॉडल पेपर या फिर गेस्ट पेपर कह लो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिमांड आने लगी है आप लोगों में से, हो सकता है आपने ही डिमांड किया और आप सुन रहे हो वीडियो को, है ना। तो देखो बेटा वो तो अलग बात है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिल्टर करके बताऊंगा, बट देखो होता क्या है, आपको सॉल्व पेपर जैसे अवतार विद्या या एवरग्रीन वगैरह CBSE के लिए, तो कोई भी आप जो सॉल्व पेपर या जिसको आप कर सकते हो कि गाइड कर सकते हो, है ना, क्वेश्चन बैंक कर सकते हो, तो उसको आप एक थॉरली देखते चले जाओ तो आप ये पाओगे कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो 3 साल 4 साल बैक टू बैक पूछे गए हैं, तो हो गए इंपॉर्टेंट। जैसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने बैठूंगा तो कैसे बनाऊंगा आप बताओ।
मैं भी तो क्या करूंगा, ट्रेंड एनालिसिस करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखूंगा कि भाई कौन से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जो ज्यादा ट्रेंड में होंगे वो हो गया ट्रेंड में, आपके लिए वो जरूरी हो गया। तो आप पाओगे ऐसी एक थियरी है, 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है, सिडविक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। सिडविक का प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम, प्रभावी परमाणु संख्या नियम। एनवी सिडविक थे, 1913 की बात है। इन्होंने बताया कि जैसे मान लो 2 कंपाउंड दिए गए हैं, उन दोनों में कौन स्टेबल होगा कौन अनस्टेबल होगा, ये समझाने के लिए इन्होंने एक टर्म दिया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या, और बताया कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स का, किसी समन्वय यौगिक का जो CMI है, उसकी प्रभावी परमाणु संख्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट और नेक्स्ट नोबल गैस के इक्वल, उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल मिल गई तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल मिलेगा। मीन्स अ कॉम्प्लेक्स विल बी स्टेबल इफ द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ CMI is equal to the atomic number of next and nearest noble gas, then the complex is stable। मीन्स अगर कोई संकुल यौगिक है तो उसके केंद्रीय धातु आयन की प्रभावी परमाणु संख्या यदि अगले व निकटतम अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर प्राप्त होती है तो वह संकुल स्थायी होगा, अन्यथा अस्थायी होगा। ठीक है, जैसे मान लो आपसे पूछा गया, तो पहली चीज तो जेड इफेक्टिव, या इसको आप जेड स्टार से दिखाते हो, एक इसका फार्मूला क्या है, इसका जो नेचुरल स्टेट में जेड रहेगा, ओरिजिनल स्टेट में, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था, प्लस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगैंड, लिगैंड से मिलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। अब आपसे पूछा गया K4FeCN6 एंड K3FeCN6 में ज्यादा स्टेबल कौन है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड दे रहा है, ये फेरीसाइनाइड, क्योंकि ये फेरिक आयन है, ये फेरस आयन है बेटा। आपको इन दोनों को कंपेयर करके बताना है कि कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है। तो पहली चीज देखो, यहां पे पोटेशियम से आ गया +4, प्लस आयरन का मान लो x, Cn का -6 इज इक्वल टू 0। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? +2। कैलकुलेट कर लो। यहां क्या है बेटा? पोटेशियम का +3, आयरन का मान लो x, Cn का -6 इज इक्वल टू 0। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? +3 आ गया। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आ जाओ, इसमें जेड इफेक्टिव निकालते हैं, जेड स्टार निकालते हैं। आयरन का ओरिजिनल, आयरन का लेना है हमको, यही CMI है, इसी का चेक करना है हमको। तो इस आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 2 प्लस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगैंड। आपने देखा था Cn ने एक बॉन्ड बनाया था, एक बॉन्ड कितने टाइम? 6 टाइम्स। 6 बॉन्ड इंटू 2, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत सिंपल सी केमिस्ट्री है। 6 इंटू 12, तो ये आ गया बेटा 36, जो कि एटॉमिक नंबर होता है क्रिप्टॉन का। ये क्रिप्टॉन का एटॉमिक नियरेस्ट एंड नेक्स्ट नोबल गैस। आयरन की नियरेस्ट नोबल गैस, एक पीछे आर्गन है और आगे क्रिप्टॉन है, तो आपको नेक्स्ट लेना है। तो नेक्स्ट में कौन मिला? क्रिप्टॉन है, जिसका एटॉमिक नंबर 36 है। तो भाई ये मिल गया, तो ये किस कैटेगरी का हो गया? स्टेबल हो गया, जो फेरोसाइनाइड है। इनकी बात अगर आप करते हो तो जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस ऑक्सीडेशन, जेड कितना है भैया? आयरन का जेड 26 माइनस ओरिजिनल एटॉमिक ऑक्सीडेशन स्टेट 3 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन्स आए लिगेंड से, ये आया 35, जो कि बराबर नहीं है एटॉमिक नंबर क्रिप्टॉन के, क्योंकि क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 36 है। यहां कितना मिला? 35 मिला। खेल खत्म। ये क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। या यूं कह लो, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है वो ज्यादा स्टेबल हुआ। बस हो गया, इतनी बात बताइए। जो स्टेटमेंट हमने बोला वो लिख लीजिएगा, वो लिखा, फिर ये फार्मूला लिखा, और ये दोनों एग्जाम्पल दे दीजिए, 2 नंबर ले जाइए, बात खत्म। ठीक है, ऐसी ही एक थियरी है बेटा, वर्नर्स थियरी।
वो भी 2 मार्क्स की क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है वर्नर्स थियरी। तो ए वर्नर थे, 1883 के आसपास की बात है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने समझाया बच्चों, ज्योमेट्री को समझाने की कोशिश की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, किसके मदद से, 2 तरह की वैलेंसीज की मदद से। इनके हिसाब से एक जो सीएमआई होता है उसकी 2 तरह की वैलेंसीज होती हैं। सीएमआई पॉसेसेस 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज, 1 डिग्री वैलेंसी एंड 2 डिग्री वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता एंड द्वितीयक संयोजकता। इन्होंने बताया कि जो 1 डिग्री वैलेंसी है ये एक्चुअली उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। सीएमआई का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वहां से 1 डिग्री वैलेंसी आती है, और जो 2 डिग्री वैलेंसी होती है ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो आता है उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन होती है। 1 डिग्री वैलेंसी ऑक्सीकरण अवस्था, 2 डिग्री संयोजकता जो है, द्वितीयक संयोजकता जो है वो क्या है, समन्वयन संख्या या उप सहसंयोजन संख्या जो है वो। दूसरी बात, अब 1 डिग्री वैलेंसी 2 डिग्री वैलेंसी, जाहिर बात है कि ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये चार्ज्ड ग्रुप सेटिस्फाई करेंगे इसको, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। आवेशित समूहों के द्वारा 1 डिग्री वैलेंसी सेटिस्फाई होती है। जैसे आपने लिखा K4, आपने लिखा था K4 FeCN6, तो ये जो 6CN है लिगैंड है, लिगैंड से कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो ये क्या हो गए 2 डिग्री वैलेंसी में आएंगे। लेकिन 1 डिग्री वैलेंसी में इस पोटेशियम का भी रोल रहेगा। अभी आपने देखा कि हमने +4 इसका x लिया और ये -12 -6 लिया इज इक्वल टू 0 किया, तो इस x को कैलकुलेट करने में इस पोटेशियम का भी रोल है। तो ये तो चार्ज है, ठीक है, चार्ज ग्रुप से ही केवल होगा, न्यूट्रल का इसमें कोई रोल नहीं है। 2 डिग्री वैलेंसी में अभी आगे आप पढ़ेंगे कि लिगेंड्स जो हैं वो चार्ज भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो 2 डिग्री वैलेंसी है ये ऑल टाइप के ग्रुप्स जो हैं वो सेटिस्फाई करेंगे इसको। तीसरी बात क्या है, 1 डिग्री वैलेंसी जो है वो आयनाइजेबल होती है, इसको आप आयनाइज कर सकते हो। देखो ये पोटेशियम अलग हो गया था कि नहीं, लेकिन ये सीएन अलग नहीं हुआ था, और ये सीएन ही तो इसकी 2 डिग्री वैलेंसी बना रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपने पीछे समझा, तो 2 डिग्री वैलेंसी जो है वो नॉन आयनाइजेबल है। नॉन आयन मतलब ये प्राथमिक संयोजकता आयनित होने योग्य है, द्वितीयक संयोजकता आयनित होने योग्य नहीं है। चौथी चीज कि 1 किसी एक खास टाइप के ज्योमेट्री की बात कर लो, फॉर अ फिक्स्ड ज्योमेट्री, फिक्स्ड ज्योमेट्री की बात अगर कर लो तो 1 डिग्री वैलेंसी वेरिएबल होगी, ये फिक्स नहीं होगी। भाई अभी आपने देखा K4 FeCN6 था तो Fe का आया +2, K3 FeCN6 था तो Fe का आया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर एक फिक्स टाइप के ज्योमेट्री की बात करोगे तो 2 डिग्री वैलेंसी फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है। जैसे मान लो आपने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात की, कैसी ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, मान लो ऑक्टाहेड्रल आपने लिया, जैसे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2, 11th में चले जाइए तुरंत, 6 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अगर है तो यहाँ 2 डिग्री वैलेंसी कितनी आनी चाहिए, 6 आएगी, यहाँ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही मिलेंगे। ये फिक्स का मसला हो गया, ये बात हो गई। फिर इसके बाद क्या है, ये तो आयनिक है, आयनाइजेबल है, 1 डिग्री वैलेंसी, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आयनाइजेबल है, 1 डिग्री वैलेंसी है। तो ये जो 1 डिग्री वैलेंसी है ये नॉन डायरेक्शनल है, इसके डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये पोटेशियम हम यहां रख देते क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 2 डिग्री वैलेंसी जो है ये डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल होने का क्या मतलब है, डायरेक्शनल होने का मतलब आपने देखा Fe को कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा था, क्या हम ऐसा बना के सही मान लेते हैं कि आयरन इलेक्ट्रॉन दे रहा हो कार्बन को, तो ये सारा खेल बदल जाता, ये वही चीज नहीं रह जाती जो अभी है। यहाँ डायरेक्शन एकदम फिक्स है,
कि कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा आयरन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए। तो 2 डिग्री वैलेंसी क्या है, दिशात्मक है। 1 डिग्री वैलेंसी क्या है, अदिशात्मक है। ये वर्नर थियरी थी बेटा, बात खत्म। ये भी तो 2 थियरीज आपने सिडविक थियरी एंड वर्नर थियरी समझ लिया। इसके बाद आपको नेमिंग समझनी है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की, लेकिन उससे पहले आपको लिगेंड्स समझने होंगे। जो आपने देखा कि ये आयरन है, आयरन को Cn इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 6 Cn थे। तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा Cn ही रहे, कोई हो सकता है अमोनिया हो सकती है, NO2 हो सकता है, CO हो सकता है, H2O हो सकता है। तो ये जो ग्रुप्स हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में CMI को इलेक्ट्रॉन देते हैं, उनको आप नाम देते हो सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, तो देखो यानी कि हम आपसे पूछ दिया लिगेंड्स क्या होते हैं। तो लिगेंड्स क्या होते हैं भाई, संकुल में उपस्थित वे समूह जो केंद्रीय धातु आयन को सहसंयोजक बंध उप सहसंयोजक बंध के जरिए इलेक्ट्रॉन देते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। दोज ग्रुप्स प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी व्हिच गिव इलेक्ट्रॉन पेयर टू CMI थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर नोन एज लिगेंड्स। तो देखो हमको क्या पढ़ना है बेटा, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स देखने हैं। लिगेंड्स कितने तरह के हैं ये समझने हैं। तो देखो लिगेंड्स के कैटेगरी को अगर कैटेगराइज किया जाए एक्चुअली तो 4 बेसिस पे करते हो। एट द बेसिस ऑफ चार्ज, तो इसमें 3 मिलेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। ठीक है, फिर एक टर्म आता है डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब जितने पेयर देते हैं। मान लो एक पेयर दे रहा है तो मोनोडेंटेट, एक से ज्यादा पेयर दे रहा है तो पॉलीडेंटेट हो जाता है। जैसे मान लो 2 पेयर दे रहा है तो बाईडेंटेट या द्विदंतुक हो जाता है ना। दंतुक मतलब डेंटिसिटी मतलब दंतुकता या दंतता या देयता। ठीक है, तो इसको आप दंतुकता समझ लीजिए। तो इसमें होते हैं मोनोडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट। ठीक है, फिर क्या है, तीसरा है बेटा एट द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, प्रबलता के आधार पर। प्रबलता के आधार पर क्या है, प्रबलता के आधार पर आपको 2 तरह के मिलेंगे। एक मिलेगा आपको प्रबल, है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और दूसरा क्या मिलेगा, दुर्बल लिगेंड, वीक लिगेंड आपको मिलने वाले हैं। अभी आगे जब हम लिगेंड्स का चार्ट बनाएंगे उसी में बात हो जाएगी। और तीसरा होता है एट द बेसिस ऑफ पोजीशन, स्थिति के आधार पर। आपको 3 कैटेगरी के मिलते हैं। एक होते हैं टर्मिनल लिगेंड, दूसरे होते हैं ब्रिजिंग लिगेंड, तीसरे होते हैं मतलब सीरी लिगेंड, सेतु लिगेंड और किलेटिंग लिगेंड। ठीक, देखो है तो वही लिगेंड, बार बार घूम फिर के आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आप मान लो क्लास 11th में हो, ठीक है, अभी मान लो आप किसी कोचिंग क्लास में जा रहे हो, तो आपको क्लासिफाई करने के ढंग कई हो सकते हैं। जैसे कोचिंग क्लास के क्लास को हमने क्लासिफाई किया कि बॉयज एंड गर्ल्स के बेसिस पे, फिर कॉलेज के बेसिस पे, फिर भाई आप किस किस कॉलोनी से आते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स तो वही क्लासिफाई हो रहे होंगे, बस हमने बेसिस बदल दिया। तो हम चलिए कुछ लिगेंड्स का नाम हम बताते हैं, क्योंकि आपको जब लिखना होगा बेटा, नाम जब आपको नेमिंग जब करनी होगी तो एक कैटेगरी पे बहुत फोकस नहीं करना, हमें नाम लिखने का तरीका जानना है बस। ठीक, तो जैसे देखो ये है, एक है NO+, इसको आप बोलते हो नाइट्रोसोनियम आयन। अब इसकी डेंटिसिटी 1 है, ये केवल एक पेयर दे पाता है। NO2+ है तो इसको बोलते हो नाइट्रोनियम। गौर करिएगा, NO2- जब होता है तो नाइट्रो या नाइट्राइटो होता है, आगे हम देखेंगे। NH2 जो है ये हाइड्राजीन होता है। अगर यहां हमने प्लस लगा दिया तो इसका नाम हो गया हाइड्राजीनियम। H3O+ कर दिया तो ये हो गया हाइड्रोनियम आयन। ये सब पॉजिटिव आयंस हैं, पॉजिटिव लिगेंड्स हैं। ऐसे ही कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स भी होते हैं बेटा, जैसे आपने लिखा NO, इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल। CO कार्बोनिल,
NH3 खूब यूज में आएगा। एमीन, ए डबल एम आई एन ई, डबल एम है बेटा। H2O लिखा, एक्वा। ऐसे ही पिरिडीन बना दिया, ये आप पिरिडीन बनाते हो ना, तो इसका नाम हो जाता है पिरिडिल आयन। पिरिडिल आयन नहीं, सॉरी, पिरिडिल लिगैंड। ऐसे ही क्या है, एथिलीन डाइएमीन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एथिलीन लिखा, CH2 यहां से NH2, यहां से NH2, ठीक है। यहाँ एक पेयर है, यहाँ एक पेयर है, तो इसकी डेंटिसिटी आपसे मान लो पूछ दिया, हम डेंटिसिटी भी समझते चलते हैं। जैसे एक्वा है, यहाँ 2 पेयर है, बट ये एक पेयर देगा, एक ही एटम पे है तो एक पेयर देगा। इसकी डेंटिसिटी 1 है। इसकी दंतुकता कितनी है, 1 है। इसकी दंतुकता कितनी आ गई, 2 आ गई। और ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप दिखाते हो ईएन दिखा दिया हमने, ठीक है। ऐसे ही क्या है, आपसे बोलेगा डाई एथिलीन ट्राइएमीन। अगर मान लो आपसे जिक्र कर दिया कि डाई एथिलीन ट्राइएमीन क्या है, तो भाई डाई एथिलीन बना देते हैं। CH2 बॉन्ड CH2, फिर यहां CH2 बॉन्ड CH2, यहां बीच में NH आ गया, और यहां NH2, यहां NH2, ठीक है। यहां पेयर है, तो ये एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर दे देंगे। इनकी डेंटिसिटी 3 हो गई। और नाम क्या लिखेंगे, ट्राइन लिख दिया जाता है, ठीक। ऐसे चलता है, नहीं डाइन लिखा जाएगा, ठीक। डाई एथिलीन, डाई और ईएन। अब क्या रहता, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन, ऐसे बनता चला जाएगा, ठीक। तो ये कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स थे। अब जब हायर क्लासेस में जाओगे तो प्रोफाइलिन रिंग वगैरह भी पढ़ोगे ग्रेजुएशन डेज में, है ना। उसकी खैर कोई जरूरत नहीं, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद आता है चार्ज में नेगेटिव वाला, जैसे मान लो ये X माइनस, तो ये हैलाइडो या हैलो आयंस। जैसे मान लो हमने लिखा Cl माइनस, तो इनका नाम क्या हो गया, क्लोराइडो। पहले ये सिस्टम यूज होता था, अब क्लोरो लिखते हैं, ठीक। क्लोरो हो गया। जैसे मान लो CO3 माइनस 2 माइनस, कार्बोनेटो OH माइनस, हाइड्रोक्सो, ठीक है। फिर हमने लिखा मान लो SO4 माइनस 2 सल्फेटो, ठीक। फिर हमने लिखा ऐसे ही ऑक्जेलेट COO माइनस, सिंगल बॉन्ड COO माइनस, ये ऑक्जेलेटो। कितनी इसकी डेंटिसिटी 2 हो गई। एक पॉलीडेंटेट में चला गया, बाईडेंटेट टाइप का हो गया। जैसे मान लो आपने लिखा CH3 COO माइनस, एसीटेटो, ठीक, एसीटेटो आयन हो गया। ऐसे ही एक ग्लाइसिन नाम की एमिनो एसिड होती है, आप जानते होंगे, बायोमॉलिक्यूल आपने पढ़ा होगा तो ग्लाइसिन पढ़ा होगा। NH2 CH2 COOH, यहां से H अगर चला जाए तो यहां माइनस आ जाएगा, और एक पेयर इस नाइट्रोजन के पास, तो इसको ये बन जाता है ग्लाइसिनेटो, और इन शॉर्ट में हम लिखते हैं GLY, ग्लाइसिनेटो को, ठीक है। यहाँ एक पेयर है, एक पेयर यहां से जाने वाला है, तो ये डेंटिसिटी के बेसिस पे बाईडेंटेट हो गया, और ऐसे चार्ज के बेसिस पे नेगेटिव चार्ज हो गया। ऐसे ही फिर क्या है, एक आता है बेटा, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट अब जो देखने जा रहे हैं आप। एक आता है EDTAH, या रहेगा EDTA-3, इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट आयन। कितने, ट्राई एसीटेट है। आप देखते होंगे क्वेश्चन में EDTA लिखा हुआ है, तो वो ये नहीं होता है बेटा। EDTA पर जब -4 होगा तब वो अमूमन EDTA, समझिएगा। तो ये क्या है, पहले आप एथिलीन डाइएमीन बना लो, CH2 ठीक, यहां N, यहां N, NH2 थे, तो ये एथिलीन डाइएमीन था। अब इसमें क्या ऐड करना है, ट्राई एसीटेट आयन, तो ट्राई एसीटेट AH रहेगा। ट्राई एसीटेट मीन्स CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, 3 एसीटेट आयन, और एक पेयर यहां से, एक पेयर यहां से। इनकी डेंसिटी कितनी हो गई, 1 2 3 4
एंड 5। इसकी डेंसिटी कितनी हो गई 5। अगर यही रहता EDTA, सिंपली EDTA लिखा रहता या EDTA -4, तो इसको आप क्या बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। तो वहां पे क्या होता ये, इसको भी आप CH2COO-, मतलब इसकी डेंसिटी कितनी आ जाती 1 2 3 4 5 एंड 6। हेक्साडेंटेट आयन है, षष्ठ दंतुक लिगैंड है। कौन, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, या जिसको इन जनरल EDTA लिखा जाता है बेटा। तो आपने एक लिस्टिंग कर ली लिगेंड्स की। इसके बाद क्या बात है बेटा, अच्छा एक और बात समझिए कि जैसे एक लिगेंड है, मान लो एक लिगेंड है CN-, इसको आप लिख सकते हो NC-, भी मतलब कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोनों हैं एक ही जैसे। तो ये और डेंसिटी 1 है इनकी, तो ऐसे लिगेंड को बोला जाता है बेटा एम्बीडेंटेट लिगेंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एम्बीडेंटेट लिगेंड, उभय दंतुक लिगेंड। उभय दंतुक लिगेंड आपसे पूछा जाएगा उभय दंतुक लिगेंड क्या होते हैं। तो ऐसे एक दंतुक लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु उपस्थित हो, उभय दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। ये देने वाले हैं एक ही पेयर, लेकिन एक बार जैसे मान लो हम आपको अपने राइट हैंड से मार्कर थमाएं या फिर लेफ्ट हैंड से, मार्कर आपको एक ही देने वाले हैं, बट हमारे पास 2 ऑप्शन है जो मीडियम बन रहा है। तो यहां मीडियम कौन, कार्बन, यहां मीडियम कौन, नाइट्रोजन। तो ये साइनेटो, ये क्या है साइनेटो, और ये क्या है आइसोसाइनेटो। ऐसे ही CNS-, NCS-, थायोसाइनेटो, सॉरी ये साइनो है बेटा, साइनो, और ये आइसोसाइनो। ठीक, साइनेटो का मतलब हुआ CNO-, NCO- मतलब आइसोसाइनेटो। ऐसा आ गया, ये साइनेटो था, साइनेटो, और ये आइसोसाइनेटो। ये क्या है थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। ऐसे ही NO2 है, अगर NO2 अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसको बोलते हैं नाइट्रो, या फिर नाइट्रो N, नाइट्रो लिख के ब्रैकेट में N लिख देते हैं। अगर यही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है तो इसको बोलेंगे नाइट्राइटो, ये -1 चार्ज है इन पे भी, नाइट्राइटो, या फिर नाइट्रो O लिख दिया जाता है ब्रैकेट में। तो ये सब किसके एग्जाम्पल थे, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स के एग्जाम्पल थे, जिनमें पेयर एक ही देना है बट डोनर एटम एक से ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे ही देखो वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड का क्या मतलब है। वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब है कि जैसे NOCO, CN, ये सब क्या है नाइट्रोसिल, कार्बोनिल, साइनाइड, ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। आगे जब आप CFT पढ़ेंगे अगले क्लास में ही, तो उसमें आप डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग पढ़ेंगे। तो जो जितना ज्यादा स्प्लिटिंग करा देगा वो उतना स्ट्रांग होता है। जैसे मान लो क्लोराइड, एमीन, एक्वा, ये सब क्या है वीक लिगेंड्स होते हैं बेटा, क्योंकि वो कम स्प्लिटिंग कराते हैं। फिर आपने जो पोजीशन वाली बात की थी टर्मिनल लिगेंड, जैसे मान लो ये आयरन है, सारे CN किनारे पे लगे हुए हैं तो ये टर्मिनल हुए। लेकिन ऐसे मान लो एक्वा जोड़ रहा है इन 2 लोगों को तो ये ब्रिजिंग हो गया। और अगर क्लोज चेन बना लिया, ये आयरन है, एथिलीन डाइएमीन आपने पढ़ा, CH2NH2, ऐसे, तो ये क्लोज चेन बन जाएगी जिसको आप किलेट का नाम देते हो। तो ये लिगेंड क्या हो गया, किलेटिंग लिगेंड हो गया, है ना। अब बात आती है नेमिंग की बेटा। तो नेमिंग बहुत इजी सी चीज है इसमें, और यहीं से पोर्शन शुरू होता है, जिससे आप हो सकता है आपसे 4 नंबर के 4 के चारों नंबर बेटा नेमिंग पे पूछ दे। तो ये जो आपके 2 to 3 मिनट्स या 5 मिनट्स अब आगे जा रहे हैं, इसको आप बहुत गौर से समझेंगे। बहुत मजेदार सेक्शन है, एकदम सॉलिड नंबर देके जाने वाला है आपको। ठीक है, तो जब आप नेमिंग की बात करते हो, IUPAC नेमिंग कर सकते हो आप, IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, समन्वय यौगिकों का IUPAC नामकरण। समझने वाली बात क्या है कि यहां पे भी आयनिक चीजें हैं,
पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे मान लो आपने लिखा K4 FeCN6, ठीक। इसका ब्रेकडाउन आप देखो तो 4K प्लस FeCN6 - 4, ठीक। मतलब यहां पे जो कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट था वो एनायनिक था, नेगेटिव पार्ट था, एनायनिक कोऑर्डिनेशन पार्ट, ठीक है। अगर हम एक ऐसा एग्जांपल और उठाते हैं CuNH3 Cl2, इसका ब्रेकडाउन अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा, CuNH3 +2 Cl-। अब यहां पे ये एमीन जो है इलेक्ट्रॉन देगा कॉपर को, और यहां पर जो इसका चार्ज आप देख रहे हो ये पॉजिटिव आयन है, तो यहां पे कैटायनिक पोर्शन में आ गया। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो किस पोर्शन में आ गया, धनायनिक हिस्से में आ गया। यहाँ कोऑर्डिनेशन पार्ट किस में आया, ऋणायनिक भाग में आया। तो कहने का ये मतलब है बेटा कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो धनात्मक हिस्से में भी हो सकती है, ऋणात्मक हिस्से में भी हो सकती है। अब आपने NaCl का नाम कैसे लिखा, आयनिक नेमिंग पढ़ा, तो आपने पहले डिसाइड किया कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो पॉजिटिव मान लो ये सोडियम, तो यहां आ गया सोडियम, फिर आपने Cl का लिखा क्लोराइड, नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। बस काम वही आपको यहां भी करना है। आप इसका नाम जानते हो, पोटेशियम हो गया। अब ये 4 है तो इससे कोई मतलब नहीं, ये पोटेशियम हो गया। अब आपको सिर्फ ये सीखना है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नेम कैसे लिखेंगे, जो संकुल सत्व है जिसमें लिगैंड भरा पड़ा हुआ है उसका नेम हम कैसे लिखेंगे। तो चलिए हम सीखते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नेम कैसे लिखेंगे। तो अगर मान लो हम इसका नेम लिखना सीख जाए तो पोटेशियम लिखने के बाद इसका नेम लिख डालेंगे, या हम इसका नेम अगर लिखना सीख जाए तो पहले इसका नेम निपटाएंगे और बाद में हम क्लोराइड जोड़ देंगे। कहने का ये मतलब है आप हमेशा पॉजिटिव आयन का नाम पहले लिखोगे बिना ये सोचे हुए कि वो कोऑर्डिनेशन है या फिर नहीं है। पहले आप कैटायन का नाम लिखोगे, फिर उसके बाद आप एनायन का नाम लिखोगे। जहां कोऑर्डिनेशन वाला हिस्सा रहेगा वहां कोऑर्डिनेशन वाला रूल आप अप्लाई कर दोगे। तो कोऑर्डिनेशन का नाम कैसे लिखते हैं हम ये समझिए। कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नेम कैसे लिखा जाता है ये समझिए आप, कि सबसे पहले आप लिखते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ लिगैंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ लिगैंड मतलब जो भी लिगैंड होगा उसका हम संख्या लिखेंगे। मतलब मोनो, बाई, ट्राई। मोनो तो लिखा नहीं जाता है, बाई, ट्राई ये चीज लिखा जाएगा, ठीक। इसके बाद हम लिखते हैं नेम ऑफ लिगैंड। जो लिगैंड है उसका नाम हम लिखेंगे। अब मान लो एक से ज्यादा लिगैंड है तो क्या करेंगे, मान लो क्लोरो भी हो और NH3 भी हो, तो NH3 हुआ एमीन। मान लो NH3 भी हो और Cl भी हो, तो NH3 क्या हो गया, एमीन हो गया, और क्लोरो क्या हो गया, Cl क्या हो गया, क्लोरो हो गया। तो बताने की जरूरत नहीं है, ये दोनों लोग एक क्लास के स्टूडेंट हैं, इसका रोल नंबर पहले आने वाला है, इसका बाद में। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप अरेंज कर दोगे इनको। नेम ऑफ लिगैंड लिखने के बाद अब आप बारी आती है CMI की, तो इसके बाद बात आती है नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, और लिखने के बाद यहां ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। अब यहां पे इन दोनों चीजों के बारे में कुछ चीजें आपको गौर करनी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लिगैंड, जैसे जो मोनोडेंटेट वाले हैं उनके फ्रीक्वेंसी लिखने का ढंग, और जो पॉलीडेंटेट हैं उनके फ्रीक्वेंसी लिखने का ढंग अलग अलग होता है। जैसे अगर मान लो एमीन है, क्लोराइड है, एक्वा है, जो एक पेयर देने वाले हैं, ये एक से ज्यादा नंबर में आए, मान लो 2 बार आ गए तो इसको लिखोगे बाई, 3 बार आ गए तो ट्राई, 4 बार आ गए तो इनको आप लिखोगे टेट्रा, ऐसे चलता है पेंटा हेक्सा, ठीक। लेकिन अगर मान लो पॉलीडेंटेट 2 बार आ गया तो इसको आप लिखते हो बिस, 3 बार आ गया तो लिखते हो ट्रिस, 4 बार आ गया तो इसको आप लिखते हो टेट्राकिस, 5 बार आ गया तो इसको आप लिखते हो पेंटाकिस, ऐसे चलता है बेटा। 5 बार तो मतलब आना नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर इतना ज्यादा नहीं होगा ना। तो ये चीज हो गई। दूसरी बात, CMI का नेम लिखने में भी एक खास बात है बेटा, कि अगर CMI पॉजिटिव हिस्से में है या फिर न्यूट्रल हिस्से में है
देखा है ना आपने कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव था। तो अगर पॉजिटिव है या फिर न्यूट्रल है तो इसका जो ओरिजिनल नेम होगा, जैसे आयरन है तो आयरन लिख दोगे, जिंक है तो जिंक लिख दोगे, ठीक, मूल नाम लिखोगे। और अगर नेगेटिव हिस्से में है तो आप लास्ट में ATE जोड़ दोगे, जैसे जिंक रहेगा तो जिंकेट, कॉपर है तो क्यूप्रेट, आयरन है तो फेरेट, इस तरह से नाम लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप बच्चों एक बार एक स्क्रीनशॉट रख लोगे इसका जरूर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखेंगे। फिर ये पैटर्न है, अभी इससे इसको और क्लियर हम कर पाएंगे जब हम एग्जाम्पल देखेंगे बेटा। एक और बात है कि जब आप पॉलीडेंटेट का नेम लिख रहे होते हो तो उसको ब्रैकेट में रखते हो, जैसे मान लो ऑक्जेलेटो है तो उसको आप ब्रैकेट में रखोगे, ठीक है। तो यहां पे चलिए देखते हैं हम लोग, जैसे मान लो हमने लिखा, अभी जो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं K4 FeCN6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड इनका जनरल नेम था। इसको ब्रेक करो आप तो आपको क्या मिला, 4K प्लस FeCN6-4, ठीक है। अब आप पहले पोटेशियम को निपटा लो, तो ये हो गया पोटेशियम, इन दोनों के बीच में एक गैप, थोड़ा सा गैप, ठीक। इनकी नेमिंग शुरू करो, तो इनमें नेमिंग करते वक्त आपने क्या देखा, लिगेंड का नंबर, पहले CN क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो यहां 6 टाइम आया है, तो यहां हेक्सा किस नहीं, हेक्सा CN मतलब साइनाइडो या साइनाइडो। फिर इसके बाद बात आती है आयरन की। अब आयरन यहां पे देखो बेटा नेगेटिव हिस्से में है तो इनका नाम आयरन नहीं रखेंगे, आपसे बताया हमने कि अगर मेटल पॉजिटिव या न्यूट्रल हिस्से में है तो उसका ओरिजिनल नेम लिखेंगे। अगर मेटल नेगेटिव पार्ट में चली गई है, एनायनिक पार्ट में है, तो वहां पे आप ATE जोड़ दोगे, तो ये हो गया फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हमने पहले निकाला था भाई, यहां X हो गया, X -6 इज इक्वल टू -4, तो X की वैल्यू कितनी आई, +2, फेरेट सेकेंड, ये रोमन में आप लिखेंगे सेकेंड, है ना। तो ये हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड, बस काम खत्म। ऐसे आपने एक और नेम बनाया था CuNH3 5 Cl2, इसका ब्रेकडाउन देखते हैं हम लोग, तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, NH3 होल 6 बेटा, 5 नहीं, NH3 होल 6, यहां +2 ठीक। नाम क्या होगा, अब ये पॉजिटिव वाले हिस्से में आ गया तो पहले इसी का नाम आपको निपटाना होगा, तो नाम क्या हो गया, हेक्साएमीन कॉपर, निकाल लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 है तो +2 आ जाएगा। देखिए इसका हमने X मान लिया, अमोनिया का होता है 0 इज इक्वल टू +2, तो X की वैल्यू कितनी आई, +2 आ गई सेकेंड। और फिर एक क्लोराइड, तो ये इस तरह से नाम लिखे जाते हैं। मान लो एक हम बाईडेंटेट वाला भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, है ना। बाकी तो आप बेटा क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस आपके, एग्जाम्पलर मत करिएगा, मेरी सलाह ये है कि आप उन क्वेश्चंस को करिएगा जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। जब आप एग्जाम्पलर करते हो तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती, आप IIT के भी क्वेश्चंस लगा ले जाते हो, नीट के भी क्वेश्चन लगाते हो, बट अभी आज के दिन की जरूरत क्या है, आज के दिन की जरूरत यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन देखिए, CuC2O4 होल थ्राइस, -6 हो गया ये, -6 एंड
SO4 होल ट्राइस कर देते हैं। ठीक है, देखो इसका ब्रेकडाउन आप करोगे बेटा तो क्या मिलेगा, Cu C2O4 होल थ्राइस -4 +4 +2SO4 डबल माइनस मिलेगा ना। आप यूनिक एग्जाम में ब्रेकडाउन ही करिए, आप रफ वर्क भी कर सकते हो, बट अगर अच्छा होगा कि आप इस ढंग से तोड़ लें। ठीक है, ये पॉजिटिव आयन में आया, ये ऑक्सीलेटो है बेटा, तो यहां पर आप लिखोगे 20 क्योंकि ये मोनोडेंटेट नहीं है, अब ये बाईडेंटेट है ऑक्सीलेट आयन, तो यहां आप बाई नहीं लिखोगे, आप 20 लिखोगे। 20 लिखने के बाद आपको लिखना है ऑक्सीलेटो, और मैंने बताया कि जब आपको डेंटिसिटी एक से ज्यादा जब रहेगी पॉलीडेंटेट लिगेंड्स को आप ब्रैकेट में लिखते हो 20 ऑक्सीलेटो। ये पॉजिटिव वाले हिस्से में है, तो पॉजिटिव हिस्से में है तो नेम हम कैसे लिखेंगे, क्यूप्रेट नहीं लिखेंगे, तब कॉपर लिखेंगे। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां मान लो X है, ऑक्सीलेट पे चार्ज था -2 -2 इंटू 3 -6 इज इक्वल टू +4। ठीक है, ओहो, तो ये हो गया x इज इक्वल टू +4, सॉरी एक मिनट बेटा, इसको बदलना होगा हम लोगों को। यहां आप बस -6 +6 हो जाएगा, इधर आप लिख दो -4 चार्ज। ठीक है, सिर्फ चार्ज -4 लगा दो, या मान लो हमने यहाँ पे Na4 या K4 ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसको तोड़ोगे आप तो 4K प्लस Cu C2O4। मेरे पास क्वेश्चंस नहीं बेटा है ना, आंसर में नहीं प्रॉब्लम है, आपके क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले पोटेशियम निपटाएंगे हम लोग, पोटेशियम 20, थोड़ा सा गैप देंगे, 20 ऑक्सीलेटो, अब एक कॉपर नहीं, अब एक क्यूप्रेट हो गए। क्यूप्रेट, अब चार्ज निकाल, ऑक्सीडेशन स्टेट X, इनका -6 इज इक्वल टू -4, X इज इक्वल टू -4 + 6 तो +2 आ गया, क्यूप्रेट सेकेंड, ये चीज है बेटा। तो आप इस ढंग से पॉलीडेंटेट आयंस को भी, पॉलीडेंटेट कंपाउंड्स को भी, पॉलीडेंटेट लिगेंड वाले कंपाउंड को भी नेम कर सकते हो, नेमिंग इनकी आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो ये रहता PT ईएन होल थ्राइस +2। ठीक है, तो ये एथिलीन डाइएमीन है, या +2 की बजाय यहां मान लो Cl2 रहता है, इसको आप तोड़ोगे तो ये मिलेगा PT ईएन होल थ्राइस +2 +2 Cl माइनस। तो पहले इसी की नेमिंग करनी होगी। ईएन क्या है भाई, एथिलीन डाई एमीन, 3 बार है, तो आप, ओह यहां भी यार वही गड़बड़, ये ट्रिस होगा ना बेटा, 3 है तो ट्रिस, तो ये क्या हो गया, ट्रिस एथिलीन डाइएमीन, डाइएमीन AMMINE, एथिलीन डाई एमीन। और प्लेटिनम यहां पॉजिटिव वाले हिस्से में है, प्लेटिनम सेकेंड, इसका निकाल लो, सेकेंड आएगा, चूंकि एथिलीन डाइएमीन 0 वैलेंसी, एथिलीन डाइएमीन सेकेंड क्लोराइड, बस बात खत्म है। इस ढंग से आप नाम बना सकते हो। अगर कुछ क्यूरीज आपकी होंगी तो आप हमसे क्वेश्चन पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, हम लोग बात किया जाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ, एक और एग्जांपल आता है बेटा, जो ही बहुत ही अच्छे ढंग का क्वेश्चन है ये, जैसे ये आ गया Ag Cl एंड AgCN टाइप के कंपाउंड इस तरह के आ गए है ना, तो यहाँ पे या AgCN 2, इस तरह के क्वेश्चंस मिले तब ना,
जैसे मान लो AgNH3 होल ट्वाइस और ये AgCl2, इसका ब्रेक डाउन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, AgCl2 AgNH3। अब इसमें जो है बेटा ब्रेक डाउन करने की बजाय आप ऐसे ही समझो, यहाँ पे अमोनिया क्या है, न्यूट्रल ग्रुप है और Cl क्या है, नेगेटिव ग्रुप है, तो ये एनायनिक पार्ट हो गया और ये कैटायनिक पार्ट। तो आप पहले इसका निपटाओगे और उससे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। तो इस Ag का X -2 प्लस इस Ag का भी X हो गया, अमोनिया 0 इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2x इज इक्वल टू +1। सिल्वर हुआ, यहां का सिल्वर नॉर्मल नेम आप लिखेंगे, ये वाला सिल्वर जो है सिल्वरेट टाइप का हो जाएगा, है ना। तो अर्जेंटेनम आता है ना सिल्वर का नाम, तो ये नाम ऐसे मिलेगा। ये हो गया बाईएमीन सिल्वर फर्स्ट, और यहां पे क्या हुआ, बाई क्लोरो, और ये सिल्वर अब ये नेगेटिव वाले हिस्से में गया तो इसका नाम हो गया अर्जेंटेट। इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, 1 आया, अर्जेंटेट फर्स्ट। तो इस तरह के नाम तो हमें नहीं लग रहा कि आपके बोर्ड एग्जाम में आना चाहिए। इसके पहले जो एग्जाम्पल हमने देखे वैसे ही आएंगे, बट इस तरह का भी आप एक आध सीखे रहेंगे तो ये आपको काम दे सकता है। तो ये इस ढंग से बेटा हम लोग नेमिंग पढ़ लिए। अब अगले क्लास में हम लोग आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे और CFT एंड VBT डिस्कस कर लेंगे। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब एक क्लास और कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा, जिससे आपको सॉलिड 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आप एकदम लग जाइए बच्चों। और देखिए बार बार आपको पहली चीज तो किसी से कंपेयर नहीं करना है, आप अपना प्लान सेट करिए, अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, उसको इनेक्ट करिए। आप अगर कंपेयर करेंगे दूसरों से कि हाँ फला तो मॉडल पेपर कर ले जा रहा है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कर ले जा रहा है, तो आप देखो 2 कंडीशन होती है बेटा जब आप किसी को अपने आप को किसी से कंपेयर करते हो, ठीक है। तो कंपेयर तो नहीं करना है हमें बहुत, बट ये सोचना है कि देखो अगर अगला कर ले जा रहा है तो मैं भी कर सकता हूं। अगर अगला भी उतने ही बोन्स, उतनी हड्डियों, उतने हाड़ मांस वाला एक आदमी है जितने हम हैं, है ना, तो उसके अंदर कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है। तो अगर अगला कर सकता है, अगला उन चीजों को अचीव कर सकता है, आपके इर्द गिर्द के बाकी स्टूडेंट कर सकते हैं, तो उससे आप फ्रस्ट्रेट मत होइए, उससे आप एक इंस्पिरेशन लीजिए कि अगर आपके इर्द गिर्द आपके बाकी फ्रेंड्स कर ले जा रहे हैं तो आप भी कर सकते हो बच्चों। और एकदम अगर आप अपना 1-1 मिनट यूटिलाइज कर रहे होंगे तो आप ये पाओगे कि आप बहुत बेहतर कर ले जाओगे। आप सिर्फ अपने पासिंग मार्क्स के बारे में मत सोचो, आपका टारगेट ऊपर होना चाहिए, हाई होना चाहिए टारगेट, है ना। अभी एक बच्चे ने कमेंट किया किसी ने कि सर पासिंग मार्क्स मिल जाए, तो ये बेटा आप इतने खुद को अंडररेट मत करो, है ना। आप में बहुत सारी पावर्स हैं, उसको यूटिलाइज करो, अपनी कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज करो, बहुत अच्छा होने वाला है बेटा। तो एकदम मन से आप पढ़ाई करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, कोऑर्डिनेशन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।